हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। कल हमने स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और इसको संक्षिप्त में पढ़ा था। आज इसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। स्वतंत्रता के मोस्टली 10 प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हैं या स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें 1 नंबर पर है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो ये जन्मजात होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति के द्वारा जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो हमें नीतियां प्राप्त हुई हैं, जो हमें व्यवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, चाहे वो समाज की हो चाहे वो राज्य की हो, वो सभी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं में आती हैं। प्रकृति के द्वारा जो हमें नीति, जो हमें व्यवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, वो सभी प्राकृतिक स्वतंत्रताओं के उदाहरण हैं। निजी या व्यक्तिगत। निजी या व्यक्तिगत में हम मूल अधिकार को देख सकते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों की यदि हम बात करें, निजी स्वतंत्रता की बात करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, तो व्यक्ति के निजी जो स्वतंत्रता है वो मूल अधिकारों से जुड़ी हुई है। जैसे भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के अधिकार प्रदान करता है और इन्हें हम कहते हैं मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। इसमें से एक संपत्ति का अधिकार, इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये 300A आर्टिकल में जोड़ दिया गया है। निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति को मिली हुई जो स्वतंत्रता है उसे निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। हमारे समाज में संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं। ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह राज्य के विरुद्ध भी जा सकता है न्यायालय के माध्यम से। मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में 300A में जोड़ दिया गया है। निजी स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो भारत में इसका बहुत ऊंचा स्तर रखा गया है। अर्थात जब जब कठोर शासन होगा, जब जब कठोर शासन होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आएगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब राज्य पावरफुल होगा तो व्यक्ति कमजोर होगा। जब जब राज्य पावरफुल होगा तो व्यक्ति होगा कमजोर, और जब व्यक्ति पावरफुल होगा तो राज्य क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। लेकिन भारत में बैलेंस की स्थिति है कि राज्य कठोर नहीं है और व्यक्तियों को भी भरपूर अधिकार दिए गए हैं। वो भी किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। अराजकतावादी प्रशासन को देखें, तानाशाही प्रशासन को देखें तो यहाँ पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा कठोर होती है, इसलिए स्वतंत्रता में क्या आती है? कमी आती है। जबकि भारत में देखें तो राज्य के अधिकार सीमित मात्रा में हैं, व्यक्ति के अधिकार भी सीमित मात्रा में हैं और इसको बैलेंस की स्थिति में लाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी ठीक वैसी ही है जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में लोगों को मिली स्वतंत्रता। जैसे सबसे छोटा समूह परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद में एक बड़ा समूह राज्य या देश अपन उसको कह सकते हैं। हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के अलग अलग नियम कानून होते हैं। समाज के द्वारा लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जा सकती है, कहां तक दी जा सकती है और किस स्तर तक दी जा सकती है, यही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है।
ये हर समाज के नियम कानूनों पर आधारित होती है कि कौन सा समाज के नियम किस प्रकार के होंगे और उस समाज के नियमों का आधार कितना कठोर होगा। यदि समाज के नियम ज्यादा कठोर हैं तो नागरिकों की स्वतंत्रता में बेहद कमी आएगी। यदि समाज के नियम बहुत आसान हैं तो नागरिकों के स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो नागरिक स्वतंत्रता का सीधा सा अर्थ है कि समाज में व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता दी जाएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि समाज बहुत सभ्य है, शिक्षित है और बहुत संपन्न नियम कानूनों में कमी रखता है, तो यदि समाज हिंसावादी है, अराजकतावादी है, कठोर है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता में स्वतः ही कमी आ जाएगी, क्योंकि समाज का नियंत्रण लोगों पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्वतंत्रता में अपने आप ही कमी आ जाएगी। इसके बाद है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसका सिंपल अर्थ होता है जनता का राजनीति में भाग लेना। मतदान के माध्यम से, चुनाव लड़ने के माध्यम से, दोनों ही राजनीतिक स्वतंत्रता के उदाहरण हैं। आम नागरिक राजनीति में शामिल हो जाए बिना किसी रोक टोक के, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता मतदान के माध्यम से भी हासिल है और चुनाव लड़कर भी हासिल है। भारत में मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और यह 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। 61वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। मतदान के लिए और भी बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे उसका मतदान डालने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचन सूची में होना चाहिए, उसके पास परिचय पत्र होना चाहिए। ये सभी शर्तें भी उसके साथ पूरी होनी चाहिए, तभी वह मतदान कर सकता है। इसके बाद चुनाव लड़ने का, तो चुनाव या मतदान में भाग लेकर कोई भी यदि उम्मीदवार बनता है तो उसके लिए भी भारत का संविधान निश्चित रूपरेखा प्राप्त करता है या प्रदान करता है। इसमें प्रथम नियम है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह निर्वाचन आयोग की शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए, निर्वाचन आयोग की शर्तों को पूरा करे और उसका निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए, सूची में नाम होना चाहिए। निर्वाचन आयोग या भारत के किसी न्यायालय द्वारा, भारत के किसी न्यायालय द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अदरवाइज वह चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग की शर्तों को पूरा करता हो, निर्वाचन सूची में उसका नाम हो, निर्वाचन आयोग या भारत के किसी न्यायालय द्वारा उस पर चुनाव लड़ने का रोक नहीं लगाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी होगी, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज से लेकर अपर लेवल संसद तक, विधानसभा, संसद, पंचायती राज, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, तीनों ही जगह आरक्षण की व्यवस्था अलग से की गई है। उम्र को अगर अपन देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं, लोकसभा में इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा में यह न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा में यह न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था भारत में की गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल हो सके। इसके बाद आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो वास्तव में यह संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता में सभी समान हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों?
अगर सभी समान हो गए तो फिर छोटे और बड़े, शिक्षा अशिक्षा, उच्च और निम्न का अंतर नहीं रहेगा। ऐसे में इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसका वास्तविक अर्थ है। आर्थिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या कहलाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाएगी। जैसे लिंग, जाति, वर्ण, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक योजनाओं में या सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भेदभाव संभव नहीं है। यही आर्थिक स्वतंत्रता है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और इसको लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं होती रहती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा दे सकता है, ये सब उसके निजी अधिकार होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, अनुसरण कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा दे सकता है, उसका अनुयायी बन सकता है। ये उसकी निजी धार्मिक स्वतंत्रता होगी। राज्य का इसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसमें प्रमुख शर्त है संबंधित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति, संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति के धर्म को नुकसान ना पहुंचाए या किसी की विरोध ना करे। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है आप अपना धर्म अपना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं, किसी का अनुसरण कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। प्रमुख इसमें जो शर्त होगी, आप किसी अन्य धर्म या व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। उस धर्म का यदि विरोध हो गया किसी अन्य का, तो आपके धर्म के अनुसार जो नियम है उनका उल्लंघन हो जाता है। आप अपने धर्म को अपनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और भारत किसी भी प्रकार के धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है तथा यह सभी धर्मों
को, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, समान रूप से बढ़ावा देगा, बिना किसी भेदभाव के। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है? भारत का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों को बिना भेदभाव के समान रूप से आगे बढ़ाएगा। अर्थात भारत में सभी धर्म समान हैं, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। यहां धर्म निरपेक्ष राष्ट्र शब्द भी आता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको अंतर समझना चाहिए। परिभाषा में देखें तो दोनों एक समान ही हैं कि राष्ट्र का यदि कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र सभी धर्मों को समानता से रखता है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है, तो वो धर्म निरपेक्ष कहलाएगा, पंथ निरपेक्ष कहलाएगा। मेजर अंतर, बड़ा अंतर क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में अल्पसंख्यक लोग, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं, सुरक्षित नहीं होते हैं। उदाहरण अमेरिका, अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, जबकि भारत पंथ निरपेक्ष कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, इनको अलग से अधिकार प्राप्त किए गए हैं ताकि ये सामान्य श्रेणी में आकर जुड़े जाएं। इसके बाद है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, नैतिकता की यदि हम बात करें तो नैतिकता का सीधा अर्थ स्पष्ट होता है अंतरात्मा से। नैतिक व्यक्ति, मोरल व्यक्ति किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो समाज के आदर्श स्वरूप को मानता हो और आदर्शता के अनुसार कार्य करे, नैतिक कहलाता है। समाज का उच्च जो आदर्श है उसे अपनाया जाए, क्योंकि हर समाज में दो प्रकार के लोग, अच्छे और बुरे। जो समाज के नियमों के अनुसार अच्छा आचरण करते हैं वो नैतिकता कहलाती है। तो नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को अपने अंतरात्मा या आत्मा या अच्छा आचरण करने से ना रोका जाए, अच्छा आचरण करने से ना रोका जाए, इसकी भी स्वतंत्रता हो। इसके फायदे क्या क्या होंगे? इसमें जन कल्याण हो सकता है, राष्ट्र सेवा हो सकती है, कमजोरों की सहायता हो सकती है। ये सभी चीजें। नैतिकता क्या है? आत्मा या अच्छा आचरण करना क्या कहलाती है? आत्मा की आवाज सुनना नैतिकता कहलाती है। इसमें क्या है? जन कल्याण के कार्य समाज के अनुसार कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, कमजोरों की सहायता कर सकते हैं, और इस चीज की यदि आपको स्वतंत्रता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता कहलाएगी। इसके बाद है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो समाज में बिना भेदभाव के, समाज में यदि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है तो सामाजिक समानता कहलाएगी। लेकिन सामाजिक समानता भारत में एक बड़ा मुद्दा है। यहां पर अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में उल्लेखित है, जिसे हमने छुआछूत भी कहा है, इसे अस्पृश्यता भी कहते हैं। भारत के समाज में समान व्यवहार आसानी से संभव नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ दलितों के, पिछड़ों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, इसीलिए छुआछूत व्यवस्था का आगमन हुआ। इस छुआछूत को रोकने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में उल्लेख किया गया कि यदि किसी
व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता या समान व्यवहार नहीं किया गया तो उसे छुआछूत की श्रेणी में डाल दिया जाएगा और ये कानूनन अपराध कहलाएगा। इसीलिए समाज में समान स्वतंत्रता आए तो वो सामाजिक स्वतंत्रता कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, महाराष्ट्र में दलित पैंथर नाम का एक संगठन बना, दलित पैंथर्स नाम का एक संगठन बना जो दलित युवा वर्ग के लोगों का था। महाराष्ट्र में सामाजिक समानता को लेकर एक संगठन बना जिसका नाम था दलित पैंथर्स। ये दलित पैंथर संगठन का उद्देश्य था कि दलित युवा वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाए जाएं। जिन अधिकारों का हनन समाज ने किया है वो अधिकारों का उन्हें पुनः प्राप्ति हो सके, ये दलित शिक्षित युवाओं का यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया। तो सामाजिक समानता कब आएगी? जब समाज में समान व्यवहार हो, भेदभाव रहित व्यवहार हो, छुआछूत ना हो तो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करें तो इसका अर्थ हुआ उपनिवेश से मुक्ति। यदि हम भारत की बात करें तो भारत बहुत लंबे समय तक उपनिवेश रहा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। आप सबको ये लंबी कहानी पता है, पहले व्यापार करने आई, फिर बंगाल से इन्होंने साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, सेना इकट्ठी की और फिर पूरे भारत को इन्होंने गुलाम बनाकर लगभग 250 साल का राज इन्होंने किया। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ सीधा सा निकलता है कि राष्ट्र के नागरिक बंदी ना रहे, राष्ट्र के जो नियम और कानून हैं, विधि है या नियम कानून हैं, उनके अनुसार ही बंधे हों, बाकी अन्य किसी राष्ट्र या अन्य किसी शक्ति से बंधे हुए ना हो, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाएगी। इसमें उपनिवेशवाद नहीं हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, नियम कानून या तो समाज के हों, समाज के साथ साथ नियम कानून संविधान के हों, सरकार के हों और समाज का आदर स्वरूप वहां पर व्याप्त है, तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाएगी। और अंत में है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो संविधान सभी को समान अधिकार देता है। भारत में लिंग, वर्ण, जाति, क्षेत्र, भाषा, वर्ग और समुदाय, इन आधार पर भेदभाव नहीं है। संविधान, भारत का संविधान कहता है कि समान दंड समान गलती के लिए मिलेगा, चाहे वो उच्च वर्ग का नागरिक हो चाहे वो निम्न वर्ग का नागरिक हो, समान कार्य के लिए समान पारितोषिक और समान दंड की व्यवस्था की गई है। भारत में प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक बराबर का अधिकार दिया गया है, बराबर मतदान का मूल्य लिया गया है। भारत में प्रधानमंत्री के मत का मूल्य भी एक ही है और साधारण व्यक्ति के मत का मूल्य भी एक है। तो यहाँ पर विशिष्टवाद का सिद्धांत नहीं है। भारत में आम और खास सब बराबर हैं संविधान और कानून की नजर में। कानून किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता के प्रकार या रूप समाप्त हो गए, जो 10 थे। स्वतंत्रता के आज हमने भाग 2 में 10 रूपों की चर्चा कर ली, 10 प्रकारों की चर्चा कर ली। इसमें पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, संवैधानिक स्वतंत्रता है। थैंक यू।